नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद लोहिया समय। मित्रों, जैसा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि मैं आपके लिए हिंदी, इंग्लिश और समय समय पर राजस्थान जीके की क्लासेज है वो लेकर आऊँगा। तो मित्रों, इस क्रम में आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के कि जो अंग्रेजी भाषा है इसको एग्ज़ाम के अंतर्गत किस हद तक पूछा जाता है और इसका एग्ज़ाम में कितना पोर्शन रहता है और कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं इंग्लिश के अंतर्गत जो अमूमन भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मित्रों, आज मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ या आज का जो अपना जो सेशन है वो स्पेशली अंग्रेजी लैंग्वेज के बारे में, अंग्रेजी सब्जेक्ट के बारे में, जो लगभग हर तीसरी वैकेंसी में इंग्लिश पूछी जाती है और बेसिकली हमारे जो जनरल कॉम्पिटिटिव जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें जो इंग्लिश पूछी जाती है वो स्पेशली अगर हम बात करें तो इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है। लिटरेचर का यहाँ पर पोर्शन नहीं होता है। सो मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश को कैसे हैंडल करना है, इंग्लिश कैसे पढ़नी है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल के रिगार्डिंग जो भी सूचना आपको प्रोवाइड करवाई जा सके वो आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, इसी क्रम में मैं अपनी बात को आपके सामने रखता हूं कि मैं आज जो डिस्कशन लेकर आपके सामने आया हूं वो है अपना इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। कौन सी लैंग्वेज के बारे में? इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में मैं बात करूंगा। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि जो भाषा होती है, जब हम टीचिंग या वरिष्ठ टाइप के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हम इसमें पाते हैं भाषा को लेकर के पर्टिकुलर क्वेश्चन आते हैं। तो हम देखते हैं कि जो भाषा होती है वो एक अर्जित माध्यम होता है या यूँ कि तो इसे अर्जन के माध्यम से सीखा जाता है। इंग्लिश इज लर्नड बाई एक्विजिशन, इट मीन्स भाषा अर्जन के द्वारा सीखी जाती है। वो भाषा है वो कभी भी जन्मजात नहीं होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नॉर्म चॉम्स्की ने इसके बारे में बात कही है, लेकिन अधिकांश विद्वानों का एक मत है कि भाषा अर्जन के माध्यम से सीखी जाती है और भाषा है एक सामाजिक प्राणी होने के नाते भाषा के माध्यम से जो व्यक्ति है अपने मन के सशक्त भावों या विचारों को है वो दूसरों के सामने वो प्रोवाइड करवा सकता है, आमीन प्रदान कर सकता है। और भाषा ही है जो मनुष्य को दूसरे प्राणी से अलग करते हैं, यानी भाषा मनुष्य का सशक्त या यूं कि तो कि एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वो अपने मन के भाव, अपने विचारों, मन के उद्गारों को दूसरों के सामने वो एक्सप्रेस कर सकता है। आपने देखा होगा, अपने डेली लाइफ में देखा होगा, अपने एनवायरनमेंट में देखा होगा, अपने एटमॉस्फेयर में देखा होगा कि एक गूंगा व्यक्ति, एक बहरा व्यक्ति, हालांकि कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज होती हैं जो कॉम्बिनेशन में साथ चलती है, यानी कि जो गूंगा व्यक्ति होता है वो काफ़ी हद तक बहरा भी होता है और जो बहरा होता है उसकी संभावना कम रहती है कि वो गूंगा रहता है, लेकिन जो गूंगा व्यक्ति है उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो साथ में क्या रहे, बहरा रहे। खैर, हम साइकोलॉजी की बात नहीं करें, हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। इससे पहले मैं डिस्कशन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि किसी भी भाषा या किसी भी सब्जेक्ट को टीच करवाने से पहले एक टीचर का ये उत्तरदायित्व बनता है कि उसकी विषय वस्तु से है उसके जो ऑडियंस है या यूं कि तो उसके जो स्टूडेंट है उसको अवगत कराएं। तो इसी क्रम में मैंने इस बात को आपके सामने रखा। मैं आपके टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करते हुए अपनी बात को आगे रखता हूं। मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। आप यूं कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज है और एज ए सब्जेक्ट के रूप में आप टीच करते हैं, इट डजंट मैटर। हम जो बात करेंगे कि अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा का एक्चुअली में क्या फंक्शन रहता है। किसी भी भाषा का जो बेसिक जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें कोई भी चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। तो मित्रों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है ये हमारे यहाँ पर अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो इसका जो एग्जिस्टेंस है वो है सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर। कैसे है? सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पर इंग्लिश को जो दर्जा दिया गया है वो द्वितीय भाषा के तौर पर दिया गया है। एक बात, इसके अलावा इंग्लिश हमें डिफिकल्ट क्यों लगती है? क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? ग्लोबल लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? ग्लोबल लैंग्वेज है।
देखिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैं टीच करवाता हूं तो इससे पहले मेरा फर्ज बनता है कि इस लैंग्वेज को लेकर जो विद्यार्थियों के अंदर जो मिथ पाल रखे हैं पहले से कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तमाम इन जो समस्याएं होती हैं, इस प्रकार के जो मिथ होते हैं, इनको मैं पहले से क्लियरिफाई करना चाहूँगा कि एक्चुअली ऐसा होता क्या। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो ये सेकेंड लैंग्वेज है ही, इसके अलावा ये ग्लोबल लैंग्वेज है। इस सेकेंड लैंग्वेज होने की वजह से हमारे यहाँ पर इंडिया में इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं सर? बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो दूसरी बात ये कि इसके प्रति हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है फोबिया। क्या है? फोबिया। फोबिया इट मीन्स फियर। क्या मतलब होता है? फियर। जो फोबिया है किसी भी सब्जेक्ट के प्रति, जिस किसी को भी अगर फोबिया है तो वो उससे घबराएगा, और वो जब तक उससे घबराएगा तब तक उसका कुछ होने वाला है नहीं। तो मैं आपसे यही करूँगा कि सबसे पहले इस फोबिया को आप रिड्यूस करें, इसको कम करने का आप प्रयास करें, पहली चीज़। और ऐसा कुछ नहीं है, अंग्रेजी लैंग्वेज है, इनकी जो रचना की है, इनका जो व्याकरण लिखा है वो भी हमारे जैसे लोगों ने लिखा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसलिए आप सबसे पहले तो अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है, अगर पढ़नी है तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि इसके प्रति आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। इट इज़ वेरी कंपल्सरी दैट थिंग इज ए इंटरेस्ट। क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। I mean, आपको रुचि जगानी पड़ेगी। क्या रुचि है वो आपको इसके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। फियर को रिड्यूस करना है, कम करना है, और इसके अंदर आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। अब हम बात करें कि इंग्लिश का कहाँ कितना पोर्शन रहता है, कितनी क्या इसकी वैल्यू है। अगर हम पीसीएस को लेकर के बात करें, राजस्थान एग्जाम को लेकर हम बात करें, तो मैं बता देता हूँ कि राजस्थान के अंतर्गत सबसे प्रेस्टिज जो जॉब है, या यूँ को सबसे लेवल की जो वैकेंसी होती है वो होती है आरएस। और आरएस के अंतर्गत जो मेंस एग्जाम होता है उसके अंतर्गत एक 200 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का पेपर होता है? 200 नंबर का पेपर होता है। इसके अंतर्गत ये लैंग्वेज को लेकर है। बेसिकली किसको लेकर के होता है? लैंग्वेज को। मैं आपके सामने डिस्कस इसलिए रख रहा हूँ, मैं तमाम एग्जाम के बारे में डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको इन तमाम एग्जामों के माध्यम से है अंग्रेजी के प्रति हो सके तो इंटरेस्ट पैदा हो। इन बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आपने बाय द वे भविष्य में आरएस के बारे में सोचा है। मैं एक सपोज करूं, ऐसा मान रहा हूं पहली चीज, और उसमें आपको पता ही नहीं कि इंग्लिश नाम का एक टॉपिक है जिससे आप बहुत ज्यादा डर रहे हैं। तो इसको मैं पहले से क्लियरिफाई कर रहा हूं कि क्या आपका सपना आपके लेवल के अकॉर्डिंग है, या आप क्या उसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। तो इन तमाम बातों का ध्यान आपको बिल्कुल रखना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूं क्या कि आरएस जो है उसमें मेंस का जो एक पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है। उसके अंतर्गत एक 120 नंबर का एक पोर्शन होता है, और सेकंड जो पोर्शन होता है वो 80 नंबर का होता है। आप अगर देखा है तो, नहीं तो मैं बता देता हूँ, ये जो 120 नंबर का जो है ये होती है हिंदी। क्या होती है? हिंदी का होता है, और ये होता है 80 नंबर का इंग्लिश। अब सवाल ये भी आपके माइंड में आता होगा कि सर क्या है 80 नंबर, 120 नंबर तो ये। तो विद्यार्थियों आपको पता है कि व्यक्ति अपने आप में बिल्कुल 100% श्योर कभी हो ही नहीं सकता। क्या आप 120 में से 120 लाएंगे? मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप नहीं ला सकते, यू कैन डू इट, बट मैं यूँ कह रहा हूँ कि संभावना ये भी रहती है कि यहाँ से भी नंबर कटने की संभावना। क्योंकि अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो मेरी आपसे सजेशन रहेगा कि आप है इन दोनों का कॉम्बिनेशन रखेंगे, या कोई भी सब्जेक्ट है इग्नोर नहीं करें। तो अगर आपका इंग्लिश, हालांकि मैंने देखा है आरएस मेंस में भी इंग्लिश का पेपर इतना इजी आता है कि मैं कुछ नहीं बताऊं तो भी बेटर है, क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव थोड़ा होता है उस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो डिस्क्रिप्टिव है वो आपका इंग्लिश टोटल कॉम्प्रिहेंशन पर डिपेंड करेगा कि आप इंग्लिश को किस व्यू में देखते हैं, आपके इंग्लिश को वोकैबुलरी को लेकर के कितनी अंडरस्टैंडिंग है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए वहां पर यह पेपर तैयार किया जाता है। हालांकि पोर्शन 80 नंबर का है, तुलनात्मक रूप से हिंदी देखे तो कम है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो आपको मेरिट में ले जाने का जो काम करता है वो यही करता है। पूछो क्यों? क्योंकि 90% लोग होते हैं या 99% लोग होते हैं जिनका जो इजी सब्जेक्ट होता है वो होता है। सपोज करो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान जीके के अंतर्गत हम बात करें, क्योंकि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो मैं बता दूं कि राजस्थान जीके 99% लोगों का अच्छा होता है काफी हद तक, अगर मैं साइंस बैकग्राउंड वाले लोगों को छोड़ दूं तो। हालांकि वो भी होते हैं जो अभी इसके अंतर्गत इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं बता रहा हूं आपको कि मोस्ट ऑफ लोग होते हैं जो एक सबको आता है वो सबको आता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? जीके की बात करूं तो मोस्ट ऑफ लोग इसको हैंडल कर रहे हैं, इसका मतलब है कर रहे हैं, लेकिन बात मैथ की करें तो समस्या आती है कुछ लोगों को।
इंग्लिश की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोगों की समस्या आती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स या यूँ कह दो कि ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसको लेकर के जो स्टूडेंट होते हैं वो इक्वलिटी नहीं रहती है, सबकी बराबरी नहीं होती है, किसी का कम होता है किसी का ज़्यादा होता है। हालांकि जीके में ऐसा होता है लेकिन डिफरेंस बिल्कुल माइनर होता है, बहुत ही कम रहता है। अगर 20 में से कोई 16 ला रहा है तो कोई 17 ला रहा है, कोई 18 ला रहा है, इस तरह से ये रेशियो रहता है। 15 और 20 के अंतर्गत मोस्ट ऑफ ये रेशियो रहता है। लेकिन बात इंग्लिश की करें तो किसी का अगर जिसके ऊपर अच्छी पकड़ है सब्जेक्ट को लेकर के, उसके 20 में से 20 आ सकते हैं, 20 में से 15 आ सकते हैं और किसी के 20 में से 5 भी नहीं आ सकते। ये मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, ये मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। एक बार मैंने एक बार क्या, तो अभी तो लॉकडाउन चला, उससे पहले मैं बात करूँ कि मैंने एक BSTC प्री करके जो बैच है उसको मैंने टीच करवाया था। तो उस दरमियान मेरे जो स्टूडेंट थे, कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिनके है वो इंग्लिश के अंदर अच्छे नंबर आए, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जो इंग्लिश को लेकर के, इंग्लिश के प्रति इनडिफरेंट थे और उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। उनके बेसिस पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये मैं एकदम कटु सत्य बता रहा हूँ। तो इसलिए कह रहा हूँ एक छोटा सा जो 12वीं पास करके BSTC नाम का एग्जाम होता है उसके अंतर्गत भी ये समस्या हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि आप तो एक जॉब की तैयारी करें, ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है BSTC, और आप जिसकी तैयारी करें, सपोज करो अपन बात करें अभी बताया RS के बारे में, या यूं कि दो ग्राम सेवक हो गया, पटवार हो गया, LDC हो गया, जूनियर अकाउंटेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, तो ये तमाम एग्जाम्स हैं, इनके लिए इंग्लिश है वो आपका यूं कि दो कि मील का पत्थर है, आपका सिलेक्शन का आधार है। तो मैं सिर्फ इंग्लिश के ऊपर फोकस नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि आप हर सब्जेक्ट को पढ़े, लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि आप इंग्लिश है इसको इग्नोर नहीं करें। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्यों मैं इतनी बात इतना डिस्कशन लंबा इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि हो सके तो मेरे इस डिस्कशन से आपका इंग्लिश के प्रति जो फियर है, जो आपका फोबिया है, वो रिड्यूस हो सके या कम हो जाए। ठीक है, इतनी बात हमने समझी कि ऐसी ये कंडीशन होती है या इंग्लिश को लेकर। अब राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी वैकेंसीज है जिसके अंतर्गत इंग्लिश का पोर्शन है? तो अगर अभी जैसे कि इंग्लिश के पटवार के अंतर्गत इंग्लिश है वो शामिल की गई है। अब 44 मार्क्स की इंग्लिश और हिंदी आएगी, लेकिन अभी तक ये क्लियरिफाई नहीं है कि हिंदी कितनी आएगी और इंग्लिश कितनी आएगी। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं कि आप जो मित्र लगा रहे हैं, आप जो सपोज करें, आप जैसा कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ विद्यार्थी ऐसा कहता है कि सर पटवार के है ना जो एग्जाम के अंदर जाते तो हिंदी ही आएगी। क्यों? क्योंकि उनको हिंदी अच्छी लगती है। अरे आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, आपका सामने वाला जो बोर्ड है वो क्या डिसाइड करेगा उन पर डिपेंड करता है। तो आप ऐसा सपोज करके चल सकते हैं, अगर आप पटवारी की तैयारी करें कि 22 जो क्वेश्चन आएंगे आप 11 में डिवाइड करके चल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि आप ऐसे डिवाइड ना भी करें, आप इंग्लिश को इंग्लिश के हिसाब से पढ़े, आप लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको यहां से आने वाले क्वेश्चन बिल्कुल गलत होने की संभावना नहीं है। हालांकि मैं एक चैनल है, दूसरा चैनल है हरी क्लासेस करके जो मेरे फ्रेंड का है, वहां पर इंग्लिश में टीच करवाता हूं, स्पेशली पटवार को लेकर के। पटवार के लगभग 8 से 10 मैंने वहां पर सेशन लिए हैं, रेगुलर सेशन लेता हूं। अगर कोई पटवार का जल्दी कंप्लीट कोर्स करना चाहता है तो वहां जाकर आप उन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि जो पटवार का सिलेबस है दे रखा है बिल्कुल 4 लाइनों के अंदर, इंग्लिश की बात कर रहा हूं, लेकिन वो सिलेबस बहुत ही वास्ट है। क्योंकि सिलेबस है वो मैं आपको बता देता हूं ओरली। सिलेबस में दे रखा है, फर्स्ट टॉपिक दे रखा है अनसीन पैसेज, जो 10वीं 12वीं में आप पढ़े स्कूलिंग के अंतर्गत कि अनसीन पैसेज का मतलब होता है अपठित गद्यांश। क्या मतलब होता है? अपठित गद्यांश, जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, ऐसा बेसिकली होता है या ऐसा आता है। अगर आपने कहीं से वो पढ़ लिया तो इट डजंट मैटर, लेकिन बेसिकली है कि अनसीन पैसेज जो आपने पहले सीन नहीं किया, आई मीन देखा नहीं, वो पैसेज वो पूरी तरह से आपके कॉम्प्रिहेंशन पर डिपेंड करता है। उसके अंतर्गत आपके जो माइंड का जो पूरा का पूरा सर्कुलेशन है, या यूं कह दो कि माइंड के अंतर्गत आपके वोकैबुलरी, आपका ग्रामर बेसिस टोटल क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो मित्रों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखो अनसीन पैसेज जिसको हम 10वीं 12वीं में क्या करते थे, अगर आपको पता है तो उनमें विद्यार्थियों को कह रहा हूं जो ऐसा एक्चुअली में करते थे। क्या करते थे? क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आंसर देखना है तो वो पैसे से 2 लाइनें उठा करके ला देते थे। और इंग्लिश का टीचर भी बहुत ही होल हार्टेड होता है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बहुत ही काइंड होता है, और वो उस विद्यार्थी का अपनी कोशिश से वो बुरा नहीं चाहता था, और आप मरते मरते पास हो जाते थे। मरते मरते पास होने का तात्पर्य ये है कि आप समझ सकते हैं कि आपने इंग्लिश 10वीं और 12वीं बोर्ड में कितनी ली है। लोकल क्लासों को अगर छोड़ सकते हैं तो भी देखिए कि 10वीं 12वीं में आपको इंग्लिश के कितने नंबर अच्छे नंबर आए, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली में ऐसा होता था, और आप देखना अपने सिनेरियो के, अपने एनवायरमेंट में के आसपास मोस्ट ऑफ ऐसा ही होता है, आज भी ऐसा होता है। क्योंकि मैं एज ए टीचर होने के नाते मुझे पता है कि मेरे लैंग्वेज को लेकर लोगों की क्या, इस सब्जेक्ट को लेकर के लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या सोचते हैं, वो ये बात है। ऐसे विद्यार्थी मैंने देखे या ऐसे मैंने फ्रेंड्स देखे मेरे जो बाकी सब्जेक्ट में बहुत धुरंधर है, लेकिन बात इंग्लिश की करते हैं तब वो वहां से
रफू शक्कर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके प्रति उनको फोबिया है। मेरा ऐसे स्टूडेंट भी है, हालांकि अभी उनका सिलेक्शन हो गया, 1-2 ऐसे मेरे स्टूडेंट है, ठीक है। तो उनका एक्चुअली हुआ क्या कि ये वो, मैं पटवार की बात नहीं करूँ, मैं बात करूँ इंग्लिश को लेकर के। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं पर्टिकुलर वो इंग्लिश टीच करवाता था बेस के अंतर्गत पटवार के, तो 1-2 ऐसे विद्यार्थी थे जो मेरा क्लास आता ही वो वहां से निकल जाते थे। उनको ये माइंड के अंदर सेटअप था कि इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, तो हालांकि उनका जॉब लग गया, दूसरे फील्ड में लग गया, लेकिन जिसकी तैयारी कर रहे थे उसमें नहीं हुआ। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। खैर छोड़ो, ज्यादा इंग्लिश में आपको डरूंगा नहीं, मैं आपको फैक्ट कोई बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जैसे कि पटवार के अंतर्गत हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें ग्राम सेवक, किसकी बात करें? ग्राम सेवक, बात समझ जाएंगे। तो ग्राम सचिव होता है, ग्राम सेवक होते हैं, अपने आसपास में आपने देखा होगा। तो उनके जो एग्जाम होता है उसमें भी ग्राम सेवक का काफी हद तक पोर्शन रहता है, और इसी वजह से यहाँ का जो ये ग्राम सेवक का पिछला आप वैकेंसी का देख लेना, बिल्कुल ही मेरिट लो गया था। क्योंकि अगर मैं राजस्थान के अंतर्गत बात करूं तो राजस्थान के अंतर्गत इंग्लिश का बिल्कुल स्कोप न के बराबर है। बात समझ में आ रही है? इसलिए आप अगर पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट की बात है। इसलिए नहीं होने की बेहतर है कि आप इसको पढ़ें और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करें। ग्राम सेवक हो गया। इसके अलावा मैं एलडीसी की बात करूं, चाहे वो एलडीसी, चाहे वो हाईकोर्ट हो, चाहे अपने कनिष्ठ लेखाकार हो, तमाम एलडीसी की वैकेंसी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। इसके अलावा टीचर जो एग्जाम होते हैं, कौन सा एग्जाम? टीचर एग्जाम के अंदर अगर किसी का पर्टिकुलर सेकंड ग्रेड के अंतर्गत सब्जेक्ट है, इसके अलावा अगर मैं जैसे की बात करूं, अगर मैं सेकंड ग्रेड के अंदर इंग्लिश है, और अगर मैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर बात करूं, फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत बात करूं, तो यहाँ पर भी इंग्लिश के कुछ 5-7 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर भी। इसके अलावा रीड के तो स्पेशली लैंग्वेज होती है, कौन सी? रीड में लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, दोनों के अंतर्गत इंग्लिश आती है। जो सेकंड लैंग्वेज होती है उसमें लिटरेचर का पोर्शन थोड़ा सा हैवी होता है, या यूं तो ज्यादा होता है, लेकिन लैंग्वेज फर्स्ट है वो टोटली ग्रामर बेस्ड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। खैर, ये मैंने टीचर एग्जाम के बारे में बात की, एलडीसी ग्राम सेवक पटवार है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्टेनो का जो एग्जाम होता है उसके अंतर्गत भी इंग्लिश पूछी जाती है। इसके अलावा आरपीएससी द्वारा जो आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो आरपीएससी द्वारा हेल्ड किया जाता है, उनके अंतर्गत भी इंग्लिश मैंने अभी आपको डिस्कशन करके बताने का प्रयास किया है। तो इसके अलावा भी ऐसे एग्जाम बहुत सारे हो सकते हैं। इसके अलावा आप स्कूलिंग दे रहे हैं या कोई यूनिवर्सिटीज के एग्जाम जिसके अंतर्गत आपकी इंग्लिश आ रही है, हालांकि वो डिस्क्रिप्टिव आती है, लेकिन आपको ग्रामर का नॉलेज है तो उसके बेसिस पर आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। बात समझ में आ रही नहीं? सर बात तो समझ में आ गई। तो मैं आज आपके सामने क्या बताने वाला हूं? मैं ये बताने वाला हूं कि एक्चुअली जो इंग्लिश है, इंग्लिश का फंडामेंटल क्या है, इंग्लिश को हमें कैसे ट्रीट करना है, इंग्लिश को हमें कैसे समझना है। इस बात से पहले मैंने आपको भी बताया है कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या है। तो बताया कि इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज होती है, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ये लोगों को इसके प्रति बहुत ज़्यादा फोबिया है और इसमें हमें इंटरेस्ट की जरूरत है। इंटरेस्ट, वी हैव टू इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, हमें इसके अंदर इंटरेस्टेड होना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। फिर मैंने बताया कि पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी, टीचर स्टेट एग्जाम या राजस्थान के अंदर स्टेनो वगैरह, इसके अलावा जो स्टेट पे एग्जाम होते हैं या सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, सेंट्रल लेवल के एग्जाम के अंतर्गत मैं बात करूं तो अगर मैं देखूं तो जैसे कि अपने एयरफोर्स के अंदर, एयरफोर्स के जो एग्जाम होते हैं उसके अंतर्गत ये स्पेशली है ये। उसके अलावा आपके एनडीए, ठीक है, एनडीए जो नेवी वगैरह होते हैं उसके अंतर्गत भी आता है। इसके अलावा जो एसएससी विभिन्न, एसएससी द्वारा विभिन्न जो एग्जाम हेल्ड करवाए जाते हैं, जैसे कि एसएससी जो सीजीएल करवाती है, इसके अलावा सीएसएसएल, ठीक है, ये वाला हो गया, या एसएससी सीपीयू है, ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके बैंकिंग, किसमें? बैंकिंग के अंतर्गत भी इंग्लिश है वो अच्छी खासी लेवल तक पूछी जाती है। तो ये सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, यहाँ की जो इंग्लिश है वो काफ़ी हद तक अच्छी होती है। अगर मैं बात करूँ सीजीएल की, अगर एसएससी सीपीयू, सॉरी सीएसएल और सीपीयू, अगर मैं इसको 12th पास आउट को छोड़ दूँ तो ये वाले बाकी वाले मैंने जो बताया सीजीएल, सीपीयू और बैंकिंग, यहाँ की इंग्लिश है वो बहुत ही अच्छी लेवल की इंग्लिश पूछी जाती है। लेकिन डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अगर आपका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, इट डजंट मैटर। आपको मैं बात यहाँ की बता रहा हूँ, यहाँ की जो इंग्लिश पूछी जाती है इतनी ईजी पूछी जाती है, इतनी ईजी पूछी जाती है कि आप खुद समझ सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं कि यहाँ से इंग्लिश कितनी इजी पूछी जाती है। मैंने एक पेपर देखा था 2018 में, 18-19 के अंतर्गत जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ उसमें 5-7 जो क्वेश्चन है मैंने देखा था, इतने फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन इतने ईजी थी कि कुछ मतलब इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता था। और एसएम का पेपर था बिल्कुल ईजी इंग्लिश। कहने का मतलब है राजस्थान के अंतर्गत जो पेपर इंग्लिश का बनाते हैं उनको ये पता है कि यहाँ इंग्लिश का एनवायरमेंट नहीं है। बात समझ में आए? देयर इज नो एनवायरमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो इंग्लिश का पेपर डिवीजन क्या होता था, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल,
है वो क्या जाता है एक चीज। अब इंग्लिश के बारे में इतनी बात की, अगर ये है तो इस पर आपको ज़्यादा इंग्लिश को लेकर के सीरियस होना पड़ेगा। रीजन क्या है कि यहाँ पर इंग्लिश का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या लेवल ऑफ क्वेश्चन, उनका जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा अपग्रेड होता है, हाई होता है। यही वजह है कि यहाँ की इंग्लिश है वो थोड़ी सी टफ होती है। भाषा वही हुई, इंग्लिश वही है। अगर आपको इंग्लिश है पूरा का पूरा एक आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा होल एक यूं साइकोलॉजी में चल रहा है अंश से पूर्ण की ओर, तो आप पूर्ण की ओर आगे बढ़ रहे हैं क्या, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आपका स्टेट बीसीएस हो या फिर ये हो, अगर आप इस संदर्भ में करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका कवरअप हो जाएगा। तो मैंने अभी जो डिस्कस किया है वो यही है कि अंग्रेजी भाषा का आपके सामने इंट्रोडक्शन रखना कि एक्चुअली इसका क्या फंडामेंटल है, बात इतनी आप समझ रहे होंगे। तो इसी क्रम में मैं आपके सामने वो रेगुलर अभी मेरा पूरा का पूरा प्रयास रहे। देखो एक मानव होने के नाते कुछ काम हो सकते हैं और एक पारिवारिक कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, तो इन कारणों को अगर हम छोड़ दें तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने इंग्लिश की नियमित क्लासेज हैं वो लेकर आऊं। तो मित्रों, अगर आपको आज की इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी है, अगर आपको लगी है कि ये हेल्पफुल है और यहाँ से हमारा कुछ कैरियर के अंतर्गत सार लग सकते हैं, तो आपसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि इस स्टडी विद लोहिया सर इट मीन्स प्रेम लोहिया की बात करूं और वो मैं हूं, तो इस स्टडी विद लोहिया जो चैनल है इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।